गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम आज के इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम कुछ स्थलीय आवासों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला स्थलीय आवास जो है उसको हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है मरुस्थल। दोस्तों, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं और पौधों में क्या होता है, क्या उनमें सभी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। चूहे और सांप हैं, उनके लंबे पैर नहीं होते हैं, तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर गहरे बिलों में निवास करते हैं। रात्रि के समय में जब तापमान कम हो जाता है तो वो बाहर निकलते हैं। तो जंतु जो रहते हैं, जिनके लंबे पैर नहीं होते ऊंट की तरह, वो रेगिस्तान में, मरुस्थल में किस प्रकार से रहते हैं? वो बहुत गहरे बिल बनाकर रहते हैं। इसी प्रकार से जो मरुस्थल में कुछ पौधे होते हैं, वो किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से मरुस्थल के वातावरण के अनुसार खुद को ढाला हुआ होता है। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं, उनमें पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, कांटों के रूप में होती है। इससे क्या होता है, पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, उससे जलहास में कमी आती है। नागफनी जो होती है, उसके पत्ती की संरचना आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में नागफनी एक तना ही है, और तने से ही वो सांस लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और ये जो पौधे होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं, इनके जो चारों ओर होता है, एक मोटी परत होती है इनके स्किन पे, तो जिसके कारण पानी जो होता है वो ज़्यादा हवा में वाष्पोत्सर्जित नहीं होता है। इसलिए ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, और इनकी जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं। तो इनकी जड़ें जो होती है वो बहुत गहरी होती हैं, इसलिए ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जंतुओं के आप बात करें तो वहाँ पर जंतु जो पाए जाते हैं, वो उनके जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जो कुछ पशु हैं, जिनमें मैं बताना चाहूँगा, पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी, ये पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। यहाँ के पाए जाने वाले पेड़ों की मैं बात करूँ तो ये कुछ न कुछ ऐसे होते हैं जैसे शंकु के आकार के होते हैं, ऊपर से तीखे होते हैं और नीचे से चौड़े होते हैं। इनकी शाखाएं जो होती हैं दोस्तों, वो तिरछी होती हैं। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, सुई जैसी पत्तियां होती हैं। इनमें वर्षा का जो जल होता है वो आसानी से नीचे की तरफ खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। उदाहरण के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका हुआ होता है, और पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये बर्फ़ पर चलते समय में उसको पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर होते हैं, जिनको ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो इनमें कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जिससे आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों में रह सकते हैं। अन्य तरीके के आवास स्थल की बात करें, घास के जो मैदान होते हैं, जिनमें शेर जो होता है वो जंगल में या घास के मैदानों में रहता है। एक शक्तिशाली जंतु है जो क्या करता है, हिरण जैसे जंतुओं का शिकार करके खा जाता है। ये मटमैले भूरे रंग का होता है। इन दोनों जो शेर और हिरण की बात करें, दोनों में क्या विशेषताएं होती हैं और क्या विभिन्नताएं होती हैं, तो बात करें कि शेर के जो अगले पैर होते हैं, उसके नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। तो और उसका जो मटमैला रंग होता है वो
घास के सूखे मैदानों में छुपने में मदद करता है, जिससे वह हिरण की तेज गति से हिरण का आसानी से शिकार कर सकता है। हिरण की तेज गति उसको भागने में सहायक करती है और उनको बचाती है शेर से, क्योंकि तेज गति से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से बात करें तो हम समुद्र के आवास की बात करते हैं, कुछ जलीय आवास। समुद्र में कौन कौन रहता है? समुद्र में आपको इक्विड, स्क्विड और ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिनका आकार जो होता है धारा रेखीय होता है, जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और जब भी चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, यानी धारा की तरह बना लेते हैं, यानी लंबाई में फैला लेते हैं। और ये जल में श्वास लेने के लिए गिल का प्रयोग करते हैं। जबकि जो व्हेल होती है, व्हेल मछली और डॉल्फिन, उनके सर पर नासाद्वार होते हैं, यानी छेद होते हैं, जिनसे ये सांस लेती हैं और लंबे समय तक बिना सांस लेकर के बिना भी रह सकती हैं। तो समय समय पर समुद्री तट पर आना पड़ता है उनको सांस लेने के लिए। तो जो व्हेल और डॉल्फिन होती है, उनको समय समय पर सांस लेने के लिए समुद्री तट पर आना पड़ता है। बात करते हैं तालाब और झील की। तो तालाब और झील में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं जो जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहते हैं, यानी किनारों पर रहते हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का मुख्य कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कारण पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करती हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं और ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होते हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती है। तो कुछ पौधे तो पूरी तरीके से जल में डूबे रहते हैं। बात करें जानवरों की जो जल में रहते हैं, जैसे मेंढक जो होता है, मेंढक की जो कुछ पीछे वाले पाँव लंबे होते हैं, जिससे आसानी से छलांग लगाकर शिकार को पकड़ लेते हैं, जबकि जालीदार संरचना होती है पाँव में, जिससे तैरने में इनको सहायता मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमारे आसपास के जीव किस प्रकार के हैं और हम आसपास के जीव किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल और वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई वन में पाई जाने वाली कुछ वस्तुओं का बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जीव हमारे आसपास दिखाई देते हैं और इनमें से कुछ तो सजीव होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं। तो इस प्रकार से सजीव और निर्जीव के दो कैटेगरी होती है जो पाई जाती हैं। तो क्या सभी सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये हमने अध्याय 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं और अन्य जंतुओं में निर्भर करते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या सभी जीवों में हमें वृद्धि दिखाई देती है? जिस प्रकार मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो छोटे से कैसे रहते हैं, फिर वो बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। इसी प्रकार से मुर्गी की बात करें तो अंडे से मुर्गा बन जाता है, फिर वापस मुर्गे से अंडा आ जाता है। तो इस प्रकार से हर एक तरीके का जो वृद्धि होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। इससे ये साबित होता है कि हर सजीव में वृद्धि होती है। बात करते हैं क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो श्वसन क्रिया क्या होती है कि बाहर की जो वायुमंडल की वायु है वो शरीर के अंदर रहना और बाहर निकालना। तो बिना सांस लिए कोई भी नहीं रह सकता, तो सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो बात करें जंतुओं में,
तो जंतुओं में श्वसन बहुत ज़रूरी है, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते हैं। सांस लेने से हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गलफड़ों द्वारा गिल द्वारा सांस लेती है। इस प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेती हैं। अब बात करते हैं क्या पौधे भी सांस लेते हैं? जी हाँ, पौधे के पत्तियों के ऊपर छोटे मोटे छिद्र होते हैं जिससे वे सांस लेने का कार्य करती हैं। और पौधे जो होते हैं दिन में खाना बनाते हैं और दिन और रात दोनों समय वो सांस लेते हैं। अब बात करते हैं कि उद्दीपन की क्रिया करते हैं क्या 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 सभी सजीव। उद्दीपन का मतलब है कि क्या वो अपना प्रकाश स्वयं निकालते हैं। तो कुछ होते हैं जो जैसे सूर्य है तो अपना प्रकाश स्वयं निकालते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपना प्रकाश स्वयं नहीं निकाल सकते हैं, वो परावर्तन के द्वारा एक दूसरे को देख सकते हैं। बात करते हैं सजीवों में उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो आप खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को अपने शरीर में उपयोग लेना और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, उसको उत्सर्जन कहते हैं। और क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सभी अगले जो अपनी संतति अपनी संतान को लाने के लिए प्रजनन करते हैं। और पौधे अपने बीज के द्वारा वापस उगते हैं या फिर अपनी शाखाओं के द्वारा वापस उगते हैं। जैसे आलू जो है वो अपनी शाखाओं के द्वारा वापस उगता है। आलू को हम वापस उगाते हैं, तो ये भी एक हमको समझने वाली बात है। तो बात करते हैं गति की। तो सारे जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपनी जगह ही रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं। और पौधों में जो गति होती है वो फूलों की होती है। फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, वो बड़े होते हैं, पौधे बड़े होते हैं तो गति करते हैं। इस प्रकार से कई तरीके होते हैं गति करने के।